गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात आप सभी को। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोग डेली लाइफ में इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेली लाइफ में क्या उपयोग है, उसके बाद इससे संबंधित कुछ और बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो कोऑर्डिनेट का उपयोग हम लोग जनरली किसी स्थान का फिक्स पता करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं आप जंगल में गए हुए हैं और वहाँ आपको पता नहीं है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के माध्यम से हम वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बताते हैं कि लैटिट्यूड इतना है, लॉन्गिट्यूड इतना है। तो उससे हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग किस स्थान पर है, या फिर कहीं पर हमला हुआ है या फिर हमला करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी पता करते हैं। तो वो बम उम गिराना है तो उसके माध्यम से भी हम लोग पता करते हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट को समझते हैं कि कोऑर्डिनेट कहते हैं किसको। इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, और ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ से हम लोग जो भी लिखेंगे वो एक ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। ये जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखेंगे। तो हमेशा इसी पेयर में लिखना है। पहले एक्स को लिखना है, उसके बाद वाई को लिखना है। एक्स को क्या बोलते हैं वो समझेंगे, उसके बाद वाई को क्या बोलते हैं वो समझेंगे। तो एक्स को हम लोग अब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्सिसा। इंग्लिश में इसको अब्सिसा बोलते हैं और हिंदी में इसको भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। उसी तरह वाई को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और हिंदी में इसको कोटि बोलते हैं। एक्स एक्सिस को हम लोग अब्सिसा बोलते हैं और वाई को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। हम लोग जो भी लिखेंगे वो इसी ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। पहले एक्स को लिखेंगे और बाद में वाई को लिखेंगे। इधर एक्स एक्सिस है, इधर को हम लोग एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं। ऊपर में वाई है तो नीचे में वाई डैश एक्सिस होता है। अब हम लोग समझेंगे कि इसको दर्शाते कैसे हैं। तो ये जो बिंदु होता है, मतलब जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। इसको मूल बिंदु भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अब जो यहाँ जो एक्स एक्सिस है, इधर हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो 1 2 3 बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार से ये ओरिजिन से इधर लेफ्ट साइड आएंगे तो इधर माइनस में लिखाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह चलती रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ऊपर जाएंगे तो वो बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। और नीचे जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, और इसी तरह चलते जाएंगे। अब हम लोग समझेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लिखेंगे हम लोग वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हमें पॉजिटिव में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो वाई है वो पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव में रहेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग लिखेंगे तो एक्स एक्सिस को नेगेटिव में लिखेंगे और वाई एक्सिस को हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे।
उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट को लिखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, इसलिए इसको थर्ड क्वाड्रेंट को दोनों को माइनस से दिखाते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाई एक्सिस है नेगेटिव में रहेगा, लेकिन एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव में रहेगा, तो इसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव से शो करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि कोई भी संख्या को अगर दर्शाना है, कोई भी पॉइंट को हम लोग को दर्शाना रहेगा, तब हम लोग कैसे दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ कोई एक पॉइंट है, इसको दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के साइड और एक वाई एक्सिस के साइड। जहाँ पर ये दोनों लाइन मिलेंगे वहीं उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ एक्स एक्सिस 3 था तो पहले हम लोग 3 लिखेंगे, वाई एक्सिस भी 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3। ये जो पॉइंट हुआ, मान लीजिए इसको अगर पी मान ले रहे, ये पी पॉइंट हो 3 का हुआ। उसी प्रकार से अगर यहाँ दर्शाएंगे एक पॉइंट, इसके परपेंडिकुलर इधर लाइन खींचेंगे और इसके परपेंडिकुलर नीचे लाइन खींचेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा -2 और 6। ये एक्स एक्सिस को दर्शाएगा और ये वाई एक्सिस को। हमेशा इसी ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, पहले एक्स को लिखेंगे और बाद में वाई को लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ दर्शाएंगे, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है कोई लिए हैं, तो इसको इधर से मिलाएंगे और इसको इधर से मिलाएंगे, तो ये मिल रहा है मेरा -4 और -3 पर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 और -4। उसी प्रकार से यहाँ एक पॉइंट लिए हैं, तो यहाँ देखिए इधर भी 6 पर है इधर भी 6, तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे, तो यहाँ 6 हो गया, इधर माइनस में हो जाएगा तो -6। इस तरह से हम लोग कोई भी पॉइंट को हम लोग दर्शा सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग कैसे समझेंगे। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। इसको मिटाते हैं, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। ये जो ऑर्डर, हमेशा यही ऑर्डर पेयर में लिखना है, पहले एक्स को लिखना है बाद में वाई को लिखना है। एक्स एक्सिस को हम लोग अब्सिसा बोलते हैं, हिंदी में उसको भुज बोलते हैं। वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, हिंदी में उसको कोटि बोलते हैं। ये जो बीच वाला स्थान होता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस का लाइन हो गया और ये वाई एक्सिस का लाइन हो गया। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई को लिखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे। उसी प्रकार से वाई एक्सिस के इधर लिखेंगे तो एक्स एक्सिस को हमेशा नेगेटिव में लिखेंगे और नीचे वाई एक्सिस को हमेशा माइनस में दर्शाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को पॉजिटिव से दर्शाते हैं। सेकंड में एक्स को नेगेटिव से और वाई को पॉजिटिव से। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों को नेगेटिव से, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स को पॉजिटिव से और वाई को नेगेटिव से दर्शाते हैं। अब हम लोग आगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ये था मेरा इसके बारे में पूरा जानकारी। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे थे, इधर एक्स डैश हो जाएगा, ये मेरा वाई और इधर वाई डैश हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई एक पॉइंट है, ये ए ये बी, इसको मान ले रहे हैं x1 y1 x2 y2, ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब हम लोग को पूछ देगा कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ए बी बराबर हो जाएगा मेरा √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोग समझेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, उसके बारे में भी समझते हैं।
तो देखिए ये फार्मूला मान लीजिए अगर इसको हम लोग यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ मिल जाएगा, और इसको भी यहाँ से मिलाते हैं तो ये यहाँ मिल जाएगा। यहाँ एक ट्रायंगल का निर्माण होगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये निकालना है, ए बी डिस्टेंस को निकालना है। यहाँ अपने से पॉइंट ले रहे हैं डी, ए बी निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि जो ए डी का स्क्वायर होगा और जो बी डी का स्क्वायर होगा वो ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग ए डी को क्या लिख सकते हैं, सो समझेंगे। ए डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इधर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x था, x1 था, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 था। तो हम लोग इसका डिस्टेंस लिखना है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी को x2 माइनस x1, क्योंकि x1 को घटाएंगे x2 में से, पूरा में से, तभी तो हम मेरा ए डी का डिस्टेंस पता चलेगा। उसी प्रकार से ए बी के बराबर लिखना रहेगा। तो ए बी को क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2 है। तो हमको लिखना है बी डी का डिस्टेंस। तो बी डी का डिस्टेंस लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्रायंगल ए बी डी में। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा मेरा ए डी के स्क्वायर के और प्लस बी डी के स्क्वायर के। तो लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर लिखिए या फिर डी बी का स्क्वायर लिखिए। अब यहाँ से लिखिए ए बी का तो मान हम लोग को निकालना है, तो ए बी को इसी तरह रहने देंगे। ए डी बराबर मेरा क्या था, तो ए डी बराबर था मेरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। बी डी या फिर डी बी बराबर क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग को क्या, किसका वैल्यू चाहिए, ए बी का चाहिए। तो ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर ये स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहीं से ये फॉर्मूला बनता है जिसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, डिस्टेंस फार्मूला। बस इसको ध्यान में रखना है, ये इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। कोई भी दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा और पूछ देगा कि ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बताइए, तो हम लोग किस फार्मूला के माध्यम से उस दूरी को निकालेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करेंगे और उस दूरी के बीच को निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग, मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3, इसका दिया हुआ है 4 और 5। बोल देगा ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ए बी बराबर मेरा होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 के स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा x1 y1 और ये हो जाएगा मेरा x2 y2। तो हो जाएगा मेरा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4। हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 8, या फिर इसको हम लोग बाहर जब निकालेंगे तो 2√2 लिख सकते हैं और ये 2√2 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरा क्या आया, 2√2। इस प्रकार से हम लोग कहीं अगर कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं। ये था मेरा पहला। दूसरा हम लोग इसके आगे सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे।
ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ये सेक्शन फार्मूला दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नली। अब इसको हम लोग समझेंगे कि किसको इंटरनली बोलेंगे और किसको एक्सटर्नली बोलेंगे। मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, इसका x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x2 y2। यहाँ से कोई एक तिरछा एक कोई लाइन आया है और इसको दो भागों में विभाजित कर रहा है, m इंटू एन में विभाजित कर रहा है। अब मेरा ये मान लीजिए P पॉइंट से ये गुजर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तब हम लोग कैसे निकालेंगे? P पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, x का फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए x का फॉर्मूला हो जाएगा x2 इंटू एम प्लस x1 इंटू एन बाई एम प्लस एन, और y बराबर हो जाएगा मेरा y2 इंटू एम प्लस y1 इंटू एन बाई एम प्लस एन। ये होता है मेरा इंटरनली अगर डिवाइड करेगा तब। अगर कोई लाइन या फिर कोई पॉइंट ये दोनों को इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो x और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है x2 इंटू m1, x2 इंटू एम प्लस x1 इंटू एन बाई एम प्लस एन, और y कोऑर्डिनेट का हो जाएगा y2 इंटू एम प्लस y1 इंटू एम बाई एम प्लस एन। अब एक्सटर्नली कोई डिवाइड करेगा, अब हम लोग समझेंगे कि एक्सटर्नली कैसे डिवाइड करेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2। अभी इधर एक कोई पॉइंट है जो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है m इंटू एन के अनुपात में, m और n के रेशियो में। ये p कोई पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है ये दोनों को, तो इसका x और y कोऑर्डिनेट निकालना रहेगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। तो यहाँ से एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा x2 इंटू एम माइनस x1 इंटू एन बाई एम माइनस एन, और y निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा y2 इंटू एम माइनस y1 इंटू एन बाई एम माइनस एन। तो केवल ये ध्यान रखना है, अगर कोई इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो बीच में प्लस का साइन होगा, और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो बीच में माइनस का साइन होगा। बस केवल ये ध्यान में रखना है। तो ये था मेरा सेक्शन फार्मूला। इसको चाहे तो हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, देख लेते हैं साधारणतः हम लोग कैसे इसको प्रूफ करते हैं। इसको एक बार उतार लीजिए इसको। इसको समझने की कोशिश करते हैं ये फॉर्मूला आता कैसे है।
ये मेरा एक्स एक्सिस होता है और ये मेरा वाई एक्सिस, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। मान लीजिए ये कोई लाइन था, x1 y1 x2 y2, ये मेरा कोई लाइन था। यहाँ से कोई एक और लाइन आता है और इसको डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए P पॉइंट से इसको डिवाइड कर रहा है x और y के पर, तो हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, सोच समझते हैं। तो सेम टू सेम जैसे हम लोग इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, इसके परपेंडिकुलर भी एक लाइन खींचेंगे और इसके परपेंडिकुलर भी हम लोग एक लाइन खींचेंगे। यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक यहाँ लाइन खींचेंगे और यही एक्स एक्सिस के पैरेलल एक और यहाँ लाइन खींचेंगे। यहाँ अपने से नाम दे देते हैं, ये मान लीजिए सी है और ये डी है। सबसे पहले देखिए यहाँ ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए सी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस x1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा x है। तो ये दोनों को बीच वाला लिखना है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए सी बराबर लिख सकते हैं, साइड में लिख दे रहे हैं, ए सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x1। उसी प्रकार से पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना रहेगा, पी डी का मान लिखना रहेगा। तो पी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, पूरा यहाँ से पूरा यहाँ, तो लिख सकते हैं इसको x2 माइनस x। उसी प्रकार से अब y का लिखेंगे, तो y का लिखेंगे तो हम लोग सी पी बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सी पी बराबर लिख सकते हैं हम लोग, सी पी बराबर लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा x था, मतलब y था। यहाँ से यहाँ तक का y1 था और यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ तक y है, तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस y1। सेम टू सेम ये वाला डिस्टेंस लिखना रहेगा बी डी बराबर, बी डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर लिख सकते हैं y2 माइनस y। सबसे पहले ये तो लिख लिए, इसको पहले ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे। जैसे देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। उसके बाद ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों मेरा बराबर हो गया और ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, या फिर लिखिए इस तरह, इन ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल पी डी बी, पी डी बी में एंगल ए है वो बराबर होगा एंगल पी के। तो लिखेंगे एंगल ए है वो बराबर होगा मेरा एंगल पी का। तो ये कैसे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार से एंगल सी है वो बराबर हो जाएगा एंगल डी से, एंगल सी है वो बराबर हो जाएगा एंगल डी से। ये क्यों बराबर होगा, तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी पी है वो सिमिलर ट्रायंगल है ट्रायंगल पी डी बी के। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सिमिलर होता है। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखेंगे ए सी बाई पी डी बराबर होगा मेरा सी पी बाई
डी बी के, और वो दोनों बराबर होंगे आपस में पी ए या फिर ए पी बोल सकते हैं, ए पी बाई बी पी। ये दोनों जो थे वो एम इंटू एन में डिवाइड कर रहे थे, एम इज टू एन में डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग डिराइव करेंगे तो फार्मूला निकलेगा। अब इस सबका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो ए सी बराबर क्या निकाले थे, ए सी बराबर था मेरा एक्स माइनस एक्स वन बाई पी डी बराबर क्या था, एक्स टू माइनस एक्स था, बराबर में सी पी बराबर था मेरा वाई माइनस वाई वन बाई में डी बी बराबर था मेरा वाई टू माइनस वाई, और ये मेरा बराबर होगा एम इज टू एन, एम बाई एन के। एक बार ये दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे और एक बार ये दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व करके निकालते हैं, ये हो जाएगा मेरा एक्स माइनस एक्स वन बाई हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स बराबर एम इज टू एन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा मेरा एक्स एन माइनस एक्स वन एन बराबर हो जाएंगे मेरे एक्स टू एम माइनस एक्स एम टू। अब एक्स वाला को एक साइड लिख लेंगे, ये हो जाएगा मेरा, ये एक्स में है, इधर इसको ले आइए, ये हो जाएगा एक्स एम एक्स एन प्लस एक्स एम बराबर हो जाएगा मेरा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू एम प्लस एक्स वन एन। यहाँ से हम लोग एक्स को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा एन प्लस एम बाई एक्स टू एम प्लस एक्स वन एम। अब यहाँ एक्स का मेरा मान निकल जाएगा एक्स टू एम प्लस एक्स वन एन बाई एम प्लस एन, तो ये मेरा एक्स का निकल गया। उसी प्रकार से हम लोग जब ये दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, देखिए एक बार ध्यान से, y माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई बराबर एम बाई एन लेकर सॉल्व करेंगे तो मेरा y बराबर निकलेगा, लिखेंगे हम लोग सिमिलरली y बराबर मेरा हो जाएगा वाई टू एम प्लस वाई वन एन बाई एम प्लस एन। तो इस प्रकार से ये दोनों फार्मूला आता है। ये इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, सेक्शन फार्मूला बोल रहे थे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि कोई अगर लाइन बीच में डिवाइड कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, इसको मिटाते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे मिड पॉइंट। मान लीजिए ए और बी को एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पॉइंट है x1 y1 x2 y2। ये बीचों बीच में काट रहा है, कहाँ काट रहा है, बीचों बीच में पी पॉइंट पर काट रहा है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का मान निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको, एक्स बराबर हो जाएगा
दोनों का एवरेज निकाल देंगे तो हो जाएगा मेरा x2 प्लस x1/2, ये x कोऑर्डिनेट का निकल जाएगा और y कोऑर्डिनेट का उसी तरह निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा y2 प्लस y1/2, ये y का निकल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम या फिर मिड पॉइंट फार्मूला भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ये ए है और ये बी है, ये 2 4 पर काट रहा है और ये 6 और 8 पर। तो आपको बताना है कि इसके बीच का पॉइंट क्या होगा। बीच में कोई लाइन है, इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा वो पूछेगा। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग निकाल सकते हैं एक्स बाई, फार्मूला क्या था इसका, x2 प्लस x1/2 और y का था मेरा y2 प्लस y1/2। यहाँ से x2 मेरा 6 और 2 8/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरा 4। उसी प्रकार से 8 और 4 मेरा हो जाएगा 12/2, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 6। तो ये इसका पॉइंट क्या आया मेरा 4,6 और यही हो जाएगा मेरा आंसर। इस प्रकार से हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग किसी भी मिड पॉइंट को हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको एक बार देख लीजिए। अब हम लोग इसके आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। कोई ट्रायंगल है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। लिखेंगे आइए अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानते हैं कि कोई भी अगर 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसका एरिया कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल है, हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ए बी और सी पॉइंट लिख दे रहे हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है। तब हम लोग इसका एरिया निकालने के लिए बोल देगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर (1/2) इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही इसका फार्मूला हो जाता है। एक बार फिर से लिखने के लिए सिखा देते हैं। 1/2 इंटू लिखिएगा, उसके बाद x1 को लिखना है बाहर में, उसको इंटू में लिखना है y2 माइनस y3, बीच में प्लस का साइन, फिर लिखना है x2 इंटू y2 से अब यहाँ x2 हो गया, अब x3 से स्टार्ट मतलब y3 से स्टार्ट करेंगे, y3 माइनस y1 फिर प्लस फिर x3 फिर अब y1 से y1 माइनस y2
यही मेरा फार्मूला होता है। कोई भी अगर ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका पॉइंट दिया हुआ है, तीनों पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तब हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग उस ट्रायंगल का एरिया को निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और बात ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देता है कि ये जो दिया हुआ है वो कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, स्केलिन ट्रायंगल होगा, इस तरह करके पूछ देता है। तो हम हमको पहले उसके पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानना पड़ेगा कि ट्रायंगल में कब किसको कौन ट्रायंगल बोलेंगे, उसके बारे में। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, अगर इसका तीनों साइड बराबर है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों साइड बराबर हो जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। आगे इसको मिटाते हैं, उसके बाद आगे और बताते हैं सभी ट्रायंगल के बारे में। आइए हम लोग पहले ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। पहला होता है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है मेरा आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा होता है स्केलिन। और एक और त्रिभुज के बारे में पूछ सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो सभी के बारे में जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, तो जिसका सभी साइड बराबर हो जाएगा, ए बी सी है, ये हो जाएगा मेरा ए बी बराबर बी सी बराबर सी, तब हम लोग बोलेंगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरा में आइसोसेलेस में समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसमें सभी भुजा बराबर होते हैं, इसमें कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होंगे। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए बी है वो बराबर होगा मेरा ए सी को, तब हम लोग बोल सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीसरा में स्केलिन ट्रायंगल होता है, इसको हिंदी में हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। लिख देंगे ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके कि वो बराबर आता है या नहीं। दैट मीन्स मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा ए सी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर आना चाहिए मेरा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर। अगर ये बराबर आ जाता है तब हम लोग बोलेंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर उसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है तो हम लोग बोलेंगे कि स्केलिन ट्रायंगल होगा। अगर दो भुजा बराबर हो जा रहा है तो बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 1 2 2 3 और 4 5।
ये कोई ट्रेंगल है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, निकाल कर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग साइड को निकालेंगे कि इसका साइड का लंबाई कितना है, इसका साइड का लंबाई कितना और इसका साइड का लंबाई कितना है। और हम बताए थे कि लंबाई निकालने के लिए हम लोग उसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो ए बी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर √2 - 1 का स्क्वायर प्लस में 3 - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी सी का निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल। ये हो जाएगा मेरा √2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 मतलब 8। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2। उसके बाद इसका निकालेंगे ए सी का, हम लोग लिख सकते हैं 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 9 प्लस यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 9। ये 18 हो गया। हम लोग इसको लिख सकते हैं 3√2। तो यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि तीनों का जो ए बी बी सी और ए सी है वो बराबर नहीं है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या बोल सकते हैं इसको कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ लिख देंगे हियर ट्रायंगल ए बी सी इज बराबर नहीं है तो स्केलियन ट्रायंगल, इज स्केलियन ट्रायंगल, SCALEN स्केलियन ट्रायंगल। इस तरह से हम लोग कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग पता कर सकते हैं कि वो कौन सा ट्रायंगल हो सकता है। तो हम लोग को जो एग्ज़ाम में पूछेगा वही ये 4 ट्रायंगल के बारे में पूछेगा, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा वो, या फिर आइसोसेलेस, स्केलियन, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। ये था मेरा इंट्रोडक्शन क्लास। क्या था? इंट्रोडक्शन क्लास था। इसके आगे हम लोग अगली कक्षा में एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको एक बार पढ़ कर आइएगा और जो जो बताएं उसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।